हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे जो अर्थ है उसके इंटीरियर में कितने लेयर्स होती है, कौन सी लेयर को हम क्या कहेंगे, तो उसके बारे में ये पूरा लेक्चर। What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a थिक कवर ऑफ रॉक्स दैट्स लिथोस्फेयर? जो भी हमारे बाहर का पार्ट जो भी हमें दिखाई देता है थिक और बॉल जैसा, उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। Have you ever seen photographs or images of a volcanic eruption on the television screen? Can you recollect the emergency of hot molten lava, dust, smoke, fire, and magma flowing out of the volcanic crater? The interior of the earth can be understood only by indirect evidence, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth। यानी जितना हम एविडेंस ले सकते हैं डायरेक्ट जितना हम रीच कर सकते हैं अर्थ के अंदर तक इंटीरियर कर सकते हैं, उतना ही हम उस अर्थ के बारे में समझ पाते हैं। Now, the configuration of the surface of the Earth is largely a product of process operating in the interior of the Earth। ये प्रोसेस हमें सरफेस के अंदर मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर क्या है, कैसे प्रोसेस हुआ है, तो हम ये इंटीरियर से ही जान सकते हैं। एक्सोजेनिक एज वेल एज इंडोजेनिक प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। अब इसमें क्या है, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक दोनों प्रोसेस हुए हैं, यानी मतलब हीट हमारी इवोल्व भी हुई है, हीट ऑब्जॉर्व भी हुई, उसके बाद हमें ये एक शेप लैंडस्केप का दिखा है। ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफ कैरेक्टर ऑफ ए रीजन रिमेन इनकम्प्लीट इफ द effect of endogenic process by by the physiography of the region. Therefore, it is necessary that one get acquainted with the force of influence landscape development to understand why the earth layer from the crust to the core। कि हमारे जो अर्थ का जो फॉर्मिंग है वो क्रस्ट से कोर तक कैसे पहुंचा, हमने उसको अलग अलग डिस्क्राइब भी किया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गेदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर। ये हमारे मतलब जानने के लिए बहुत अच्छा होगा कि साइंटिस्ट इसको कैसे गेदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, मतलब उन्हें कैसे पता चलता है कि अंदर की साइड क्या है, कैसे है, वो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड what are the characteristics of each of the layers? This is exactly what this chapter deals with। तो इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। अब है इसमें a source of information about the interior। The earth radius is about 6.378 किलोमीटर। ये अप्रोक्सिमम आइडिया है, 6.3 किलोमीटर के आसपास। No one can reach the center of the earth and make observation or collect samples of the material. Understand such condition, you may wonder how scientists tell us about the earth interior and the type of material that exist at shape that such depth। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तब हमें उसके बारे में पता चलता रहेगा। Most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimates and inference, yet a part of the information is obtained through direct observation and analysis of material। या तो हम डायरेक्ट उस सोर्स पे जाएं या जो भी हमें मटेरियल मिला है उस पे हम उसका एनालिसिस करें। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, डायरेक्ट सोर्सेस क्या होते हैं। द मोस्ट इजीली अवेलेबल solid earth material is surface rock or the rock we get from mining area। तो हम रॉक से भी उसका पता मतलब जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड होते हैं उनसे भी हम जान सकते हैं कि हमारी अर्थ कैसी हो सकती है। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर
as deep as 3 to 4 किलोमीटर। साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस पाए जाते हैं 3 से 4 किलोमीटर में। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। ये भी सही है कि जितना हम डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हॉट और उतनी ज्यादा ह्यूमस हमें देखने को मिलती है। Beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portion। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है इसके डीपर में जाने के लिए कुछ मशीनरीज कुछ प्रोजेक्ट किए हैं ताकि हम उसके करस्ट के पोर्शन की कंडीशन को जान सकें। Scientists world over are working on two major projects such as a deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project। दो प्रोजेक्ट दिए इसमें हमने साइंटिस्ट ने, पहला डीप ओशन वाला है, दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन है। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्टिक ओशन। तो हमारी जो सबसे डीपेस्ट जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है वो है कोला, जो कि है आर्कटिक ओशन में। एज सो फार रिचेस्ट ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर जो हमें मिली है। दिस एंड many deep drilling projects have provide large volume of information through the analysis of material collected at different depths। तो जितना हम डेप्थ में जाएंगे उसके बारे में हमें उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिलेगी। वोल्केनिक eruption from another source of obtaining direct information। As and when the molten material, it means magma, is thrown onto the surface of the earth। जैसे ही मैग्मा उसके सरफेस पे आता है वोल्केनिक eruption के बाद, तो उससे हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। ड्यूरिंग वोल्केनिक eruption it becomes available for laboratory analysis। However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma। जितना हम उसके डेप्थ में जाएंगे तो हमें मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारे डायरेक्ट सोर्सेस, या तो हम ड्रिलिंग करें या फिर जो भी वोल्केनिक एरप्शन के बाद जो भी हमारे पास मटेरियल बाहर निकल के आए उसके बारे में उसका एनालिसिस करें। तो ये डायरेक्ट सोर्सेस हो गए। इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या होंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। We know through the mining activity that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface toward the interior in deeper depth। जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ का जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होने लगता है। Moreover, it is also known that the density of the material also increases with depth। Absolutely density भी इसमें increase करेगी। It is possible to find the rate of change of these characteristics। Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature। तो साइंटिस्ट उससे क्या लगा लेते हैं? एस्टिमेट कर लेते हैं वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के प्रेशर को, वहाँ की डेंसिटी को, जो भी मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ होती है। दैट द details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter। तो हमें पता चल गया कि हम जैसे जैसे माइनिंग वाली एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू भी हमें टेम्परेचर के थ्रू, प्रेशर के थ्रू, डेंसिटी के थ्रू हमें पता चलता है। तो ये इसके इनडायरेक्ट सोर्सेस है। एंड और क्या हो सकते हैं इसमें? अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द meteoroids that at times reach the earth। meteoroid हो सकते हैं। however it may be noted the material that becomes available for analysis from meteoroids is not from the interior of the earth। जो कि मतलब अर्थ के इंटीरियर से तो डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन हम उन मेटेरोइड्स की हेल्प से जान सकते हैं कि उसके अंदर
अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेटेरॉइड्स आर सिमिलर टू दैट द अर्थ। मतलब सिमिलर होता है अर्थ से, लेकिन वो हमें अर्थ से मिलता नहीं है। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप आउट द मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आर planet. Hence, this became yet another source of information about the interior of the Earth. The other indirect sources include gravitation, magnetic field, and seismic activity. The gravitation first है हमारा the gravitation force. The gravitation force जिसे हम small g से denote करते हैं is not the same at the different latitude on the surface. हमारे different latitude पे वो same नहीं रहता है. It is greater near the poles and less than the equator. Equator पे सबसे कम और polar पे सबसे high रहता है, ये हमने देखा भी. This is because of the distance from the center at the equator being greater than that at the poles. The gravity's value also differ according to the mass of material. Mass of material पे भी depend करेगी. The uneven distribution of the mass of material within the earth influence this value. और अगर मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से नहीं है तो उस पे भी हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी. द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट different places is influenced by many other factors. These readings differ from the expected values. Such a difference is called gravity anomaly. Gravity anom- Gravity anomalies give us information about the distribution of mass of material in the crust of the earth. मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. जो ग्रेविटी है ना वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल की. और वो कहाँ मिलेगा, हमें क्रस्ट में देखने को ज्यादा मिलेगा. ठीक है, यानी ऊपर वाले पार्ट में. देन सेकंड है हमारे मैग्नेटिक. मैग्नेटिक सर्वे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रिस्टल पोर्शन. ये भी कहाँ देखने को मिलती है हमें, ये भी क्रिस्टल पोर्शन में. एंड द दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल्स इन दिस पार्ट. Seismic activity is one of the most important source of information about the interior of the earth. Hence we shall discuss in the some details. हम इसके बारे में डिटेल से जान. देन अभी है हमारा अर्थक्वेक. अर्थक्वेक भी इसी में आता है. The study of seismic waves provide a complete picture of the layered interior. इंटीरियर हमारी जो अर्थ होती है उसकी में कितनी लेयर्स क्या कुछ है उसकी एक हमें कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करता है हमारा अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड इज shaking of the earth. It is a natural event. It is caused due to release of energy which generated waves that travel in all direction. जो भी all direction में होते हैं उसके कारण जो शेक वगैरह होता है अर्थ में तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक. Why does the earth shake? The release of energy occurs along a fault. A fault is a sharp break in the crustal rock. जो हमारा पूरा ऊपर का crustal part होता है ना उसमें कभी कभी हमें शार्प ब्रेक देखने को मिल जाता है. Rocks along a fault tend to move in opposite direction. और उसी के साथ जो हमारी rocks वगैरह होती है वो टेंड कर जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में. एज द ओवरलेइंग rocks strata press them, the friction locks them together. However, their tendency to move apart at some points of time overcomes the friction. और उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है, वो और ज्यादा शेक करने लग जाती है. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. वो एक दूसरे पे क्या होते जाती है, स्लाइड करने लगती है.
This causes a release of energy and the energy wave travel in all direction. The point where the energy is released is called the focus of an earth. जहां से वो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कहेंगे फोकस वहां का अर्थक्वेक का एंड ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कुछ भी कह सकते हैं दोनों नेम होते हैं द एनर्जी वेव ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव करती है और अगर वो डायरेक्शन सभी में मूव कर रही है तो हमारे सरफेस वाले डायरेक्शन में भी मूव करेगी और वो सरफेस पे पहुंच जाती है द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर जो भी सरफेस का सबसे कम डिस्टेंस वाला पार्ट होगा ना हमारे कहाँ से फोकस से उसे ही हम कहेंगे एपिसेंटर इज it is the first one to experience the wave. It is a point directly above the focus. फोकस के बिल्कुल क्या होता है ऊपर होता है वो अब आती है जो हमारी ये अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है वो सारी डायरेक्शन में फ्लो करती है सारी डायरेक्शन में जाती है तो ये मतलब होता कैसे है क्योंकि चेकिंग करी है या तो वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वो कर रही है और ओनली ये क्रिस्टल पार्ट में करती है All natural earthquake take place in the lithosphere. लिथोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर it is sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of depth up to 200 किलोमीटर from the surface of the earth जो हमारा लिथोस्फेयर का जो डिस्टेंस का क्राइटेरिया रहता है वो 200 किलोमीटर रहता है सरफेस से लेकर डेप्थ में 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा उसे हम लिथोस्फेयर करेंगे एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस और जो ये सारी के सारे वेव को जो रिकॉर्ड करेगा उसे हम सिस्मोग्राफ कहेंगे इंस्ट्रूमेंट को A curve of earthquake waves record on the seismograph is given figure 3.1. Note that the curves showing three distinct sections each represented different types of wave patterns. Earthquake waves are basically of two types. First body wave and second is surface wave. Body wave are generated due to the release of energy at the focus and move in all direction. अब जो हमारी बॉडी वेव होगी ना तो वो रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में इंटीरियर पार्ट का मतलब जहां से हमारा अर्थ के जनरेट हुआ है फोकस और फोकस के बाद जहां जहां उसकी वेव ने फ्लो किया मूव किया है जिस भी डायरेक्शन में तो वहां तक के एरिया को हम वहां तक की जो भी वेव होगी उसे हम कहेंगे बॉडी वेव और इनको तो हम कहेंगे बॉडी वेव फोकस ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ अब नेक्स्ट आता है हमारी जो बॉडी सरफेस वेव होगी वो क्या होगी हेंस द नेम body waves. The body waves interact with the surface rocks and generated new set of waves called surface wave. और जैसे ही वो बॉडी वेव सरफेस को इंटरेक्ट करती है उससे इंटरेक्ट होती है तो वहां पे एक सेट जनरेट होता है वेव्स का उसे हम कहेंगे सरफेस वेव दिस वेव मूव अलोंग द सरफेस जो वेव तेजी से सरफेस की ओर मूव करती है द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज जैसे जैसे वो मूव करती रहेंगी वेव उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और वो मटेरियल की जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है उनके उन उनसे होकर निकलती है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो चेंज होगी होगी यानी अगर ज्यादा डेंसर है तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी और अगर मतलब ज्यादा डेंस नहीं है तो वेलोसिटी जैसी है या स्पीड अप हो जाएगी उनकी that denser the material, the higher is the velocity. Their direction also change as they reflect or
refract when coming across the material with different densities। वैसे इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है। इसमें देखो आपको फिगर में दिया हुआ भी है कि ये पी वेव है, ये एस वेव है और ये सरफेस वेव। मतलब जो ये पी और एस वेव है ना, ये बॉडी वेव भी है और सरफेस वेव भी है। कैसे? जैसे कि ये अगर हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में है तो हम कहेंगे बॉडी वेव, और जैसे ही ये दोनों वेव सरफेस पे पहुंच जाती है, सबसे पहले प्राइमरी वेव पहुंचेगी, फिर ये सरफेस, तो ये जैसे ही सरफेस पे पहुंच जाती है तो ये हम सरफेस वेव कहते हैं। There are two types of body wave. They are called P and S wave. P wave move faster and are the first to arrive the surface. P wave क्या करती है, सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि P है primary wave. These are called also primary wave. The P wave are similar to the sound wave. ये sound wave के similar होती है, यानी इनका जो भी characteristics है वो, और सबसे पहले surface पे पहुंचती है और सबसे fast चलती है। दे ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, और ये तीनों में ही क्या करती है, हमारे मूव करती है। और सबसे ज्यादा फास्ट किस में करती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। देन अभी आती है एस वेव। एस वेव अराइव्ड एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। These are called secondary wave. An important fact about S wave is that they can travel only through solid materials. This characteristics of the S wave is quite important. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth। इससे ही क्या क्या कर पाए हैं साइंटिस्ट, उसकी स्ट्रक्चर को जान पाए हैं। देन interior of the earth, and this is called secondary wave. An important fact about S wave is that can travel only through solid material। अब ये मोस्ट आप ऐसे याद कर सकते हो, S wave ओनली सॉलिड, S से S, मतलब S वाली सिर्फ S में ही ट्रेवल करेगी, S से सॉलिड। तो एस वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल करेगी, लिक्विड में नहीं करेगी और गैस में भी नहीं करेगी। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस वेव इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ये क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उससे हम इन दोनों के बीच में डिस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सी एस वेव है, कौन सी पी वेव है। इट हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Reflection causes wave to rebound where refraction makes wave move in the different direction. The variation in the direction of wave are in inferent with the help of their record on seismograph। seismograph में जो भी रिकॉर्ड दिए उस पर डिपेंड करता है। The surface wave are the last to report on seismograph। और जो सबसे लास्ट में रिपोर्ट करता है, द सरफेस वेव, जो भी सरफेस वेव होगी वो सबसे लास्ट में रिपोर्ट करेगी सिस्मोग्राफ पे, तो उसे हम कह देंगे सरफेस वेव। दीज वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव। जो सरफेस में वेव होती है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि सरफेस पे आने के बाद आपने देखा होगा अर्थक्वेक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, जो कि जिससे क्या है कि रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी इधर खिसक जाती है, एंड हेंस दे कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ओकर्स, और जिससे वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर को भी बिगाड़ देती है, एक दूसरे के स्ट्रक्चर पे गिर जाती है। अब propagation of earthquake waves. Different types of earthquake waves travel in different manners. As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks through which they pass. P wave vibrate parallel to the direction of the wave। क्यों? क्योंकि ये साउंड वेव की तरह इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ये पैरेलल मूव करती है। This exert pressure on the material in the direction of propagation. As a result, it creates density different in the material, leading to
scratching and squeezing of the material. Other three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation. The direction of vibration of S wave is perpendicular. उसमें तो क्या होती है देखो वो जो होगी वो पैरेलल होगी यानी एक आ रही है फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर वैसे करती आएंगी वो वाली तो और वाइब्रेट करेंगी और जो हमारी एस वेव होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव वर्टिकल प्लेन में मूव करती है तो hence they create through the creators in the materials through which they have passed जिसमें से वो पास करती है सरफेस वेव आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव और जो सरफेस वेव होती है वो तो हमें पता ही है कि डिस्ट्रक्टिव होती है जैसे ऊपर पहुंचती है तो अब आते हैं इनके हम प्रोपोगेशन तो हमने पढ़ लिया है कि किसमें कैसे वाइब्रेशन करेगी कैसे मूव करेगी वर्टिकल वर्टिकल प्लेन होगा कैसे होगा अब है इसमें एमरजेंस ऑफ शैडो जोन अब शैडो जोन क्या होता है हमारे अर्थ में किस पार्ट में कौन सी वेव मूव करती है कौन सी वेव मूव नहीं करती क्यों नहीं करती रीजन क्या होगा उसको हम इस यहाँ जानेंगे earthquake wave get recorded in seismograph located at फार ऑफ लोकेशंस तो हम अर्थक्वेक की जितनी भी वेव है उसको हम सिस्मोग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं जितनी भी दूरी लोकेशन पे हो however there exists some specific area where the wave are not reported अब हमें वो एरिया भी दिख जाता है जहाँ पे वेव ने रिपोर्ट नहीं किया सच ए जोन इज कॉल्ड द शैडो जोन और जहाँ पे नहीं किया हुआ था उसको हम बोलते हैं शैडो जोन द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स reveals that for each earthquake, there exists an altogether different shadow zone. Figure 3.2 A and B show the shadow zones of P and S wave. It was observed that the seismograph located at any distance within 105 degree from the epicenter. अब epicenter क्या होता था एपी सेंटर होता था जो भी हमारे अर्थक्वेक का जो फोकस होता है उसके जस्ट अबव जो सरफेस पे जो भी पॉइंट रहेगा उसे हम ईपी सेंटर कहेंगे तो ईपी सेंटर से लेके जो भी मतलब ईपी सेंटर से लेकर जो 105 डिग्री का जो भी एंगल बनता आ रहा है उसमें तो हमारी क्या दिखेंगी वो डिस्टेंस और वहां की वेव हमें ऑब्जर्व होंगी रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव पी और एस वेव दोनों ही हमें अराइव होंगी हाउएवर द सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 फ्रॉम ईपी सेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ पी वेव्स और उसके बाद अब वहां तक हुई फिर उसके बाद 145 से हमें दोबारा से अराइव बट नोट ऑफ द एस वेव लेकिन ऐसा हमें एस वेव में देखने को नहीं मिलता है Thus, a zone between 105 to 145 from epicenter was identified as the shadow zone for both the types of wave. यानी पी वेव और एस वेव के लिए दोनों ये 105 से 145 के बीच का जो भी एरिया रहता है शैडो जोन का वो दोनों वेव के लिए होगा The entire zone beyond 105 does not receive S wave. The shadow zone of S wave is much larger than the P wave. ये तो हमें पता ही चल गया कि S wave का क्या होगा ज्यादा बड़ा होगा क्यों क्योंकि इसका रीजन यही है कि वो सॉलिड में ट्रेवल नहीं करती और हमें इस इंटीरियर के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें लेयर्स होती है जैसे कि लिथोस्फेयर होता है एस्थेनोस्फेयर होता है तो उसमें एक पार्ट लिक्विड में होता है एक पार्ट सॉलिड में होता है इस वजह से वो उसमें ट्रेवल नहीं कर पाती है और शैडो जोन को क्रिएट कर देती है द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन द that of P waves. The shadow zone of P waves appear as a band around the Earth between 105 to 105 and 145 away from the epicenter. The shadow zone of S wave is not only larger in extent but is also a little cover
40% ऑफ अर्थ सरफेस, 40% ऑफ अर्थ सरफेस में क्या रहता है, पूरे में शैडो जोन रहता है। You can draw the shadow zone for any earthquake provide you know the location of the epicenter. See the activity box in page 28 to know how to locate the epicenter of the quake events. अब हम पढ़ेंगे earthquake के types of earthquakes. First, the most common ones are the टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सबसे जो कॉमन हमारा रहता है, जो फेमस रहता है, वो होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फोल्ड प्लेन। एक फोल्ड प्लेन में जनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, रॉक्स स्लाइडिंग करनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे कहेंगे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक। यानी टेक्टोनिक जो प्लेट होती है वो बाउंड्री चेकिंग करने लग जाती है। Second, a special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as well uh, volcanic earthquake। दूसरा आता है हमारा volcanic earthquake, इसी में however these are conf- confined to area of active volcanoes। अब जहाँ पे भी जितने भी एक्टिव वोल्केनोज हैं, वहां पे भी जो भी अर्थक्वेक आ रहे हैं उसे हम क्या कह देंगे, सेकंड वाला earthquake। And third type, in the area of intense mining activity, sometimes the roofs of underground mines collapse, causing minor tremors. These are called collapse earthquake। अब पहला तो हमारा क्या था, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दूसरा वोल्केनिक अर्थक्वेक, तीसरा हो जाएगा कोलैप्स अर्थक्वेक। यानी जो भी माइनिंग एक्टिविटी करते हैं ड्रिलिंग वगैरह से, तो वहां पे जो ग्राउंड एरिया है वो कोलैप्स करने लग जाता है, जिससे क्या आता है, कोलैप्स अर्थक्वेक। एंड फोर्थ है ग्राउंड शेकिंग may also occur due to the explosion of chemical or nuclear device such as tremors are called explosion earthquake। और फोर्थ होता है हमारा explosion earthquake। एंड फिफ्थ है हमारा इसमें induced earthquake। The earthquake that occurs in the area of large reservoir are referred to as a reservoir induced earthquake। यानी जिसमें लार्ज एरिया में हमें सबसे ज्यादा ये अर्थक्वेक की वेव्स देखने को मिलती है, उसे हम कहेंगे, जो भी रिसीवर्स होती है हमें उसे कहेंगे इंडक्ट अर्थक्वेक। तो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, सेकंड हो गया हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक, थर्ड हो गया हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक, एंड फोर्थ फोर्थ है हमारा एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, और लास्ट आपका ये इंडक्ट अर्थक्वेक। अब यहाँ पे देखो, आप शैडो जोन देख सकते हो, जो पी और एस वेव का होगा ना, वो बोथ का होगा, 105 से 145 दोनों में ही होगा, पी और एस में। ये पी वेव का आपको अलग से दिखाया है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट होता है ना, वो सॉलिड होता है, और ये वाला फिर वापस से क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है। तो सॉलिड में ये ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी करती है, लेकिन थोड़ा सा कम, तो ये इसमें मूवमेंट आ जाता है। अब इसमें एस वेव में देखते हैं, तो ये ओनली फॉर सॉलिड में ही ट्रेवल करती है, ये सॉलिड में ही ऐसे ट्रेवल करेगी और लिक्विड में आएगी नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बियॉन्ड 105 तक हमारा क्या बनता है, शैडो जोन ऑफ एस वेव। अब हम पढ़ेंगे मेजर कैसे करेंगे हम अर्थक्वेक को। तो इसके लिए भी हमारे पास दो स्केल होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के। फर्स्ट तो आपने सुना ही होगा, रिक्टर स्केल्स, एंड सेकंड होता है हमारे पास, सेकंड होता है हमारे पास माइकल स्केल, मिरकाली स्केल, सॉरी मिरकाली स्केल बोलते हैं उसे। हाँ, तो नाउ द earthquake event are scaled either according to the magnitude of
or intensity of the shock. The magnitude scale is known as Richter scale. अब जो magnitude को करेगा उसे हम Richter scale. The magnitude related to the energy released during the earthquake. The magnitude is expressed in numbers 0 to 10. The intensity scales is named after Mercalli scale, an Italian seismologist. द इंटेंसिटी स्केल अब देखो मैग्नीट्यूड के लिए है रिक्टर और इंटेंसिटी के लिए है हमारा मिरकाली. The intensity scales takes into account the visible damage caused by the event. The range of intensity scales is 1 to 12 और मैग्नीट्यूड की कितनी होगी 0 to 10. तो ये हमारे हो गए मेजर करने वाले पार्ट. अब है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या रहेगा? तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं. अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हजार्ड. द फॉलोइंग आर द इमीडिएट हजार्डस effects of the earthquake. First है ground shaking, second differential ground settlement, third land and mudslides, fourth soil liquefaction, fifth ground lustring, and sixth avalanches, and seventh ground displacement, eighth floods from dam and levees failures, and ninth fires, tenth structural collapse, 11th falling objects, and 12th tsunami. The first six listed above have some bearing upon landform. जो हमारे सिक्स है वो सारे के सारे लैंडफॉर्म से हो रहे हैं. While others may be considered the effects uh, causing immediate concern to the life and properties of the people in the region. The effect of tsunami could occur only if the epicenter of the tremor is below oceanic waters and the magnitude is sufficient high. Tsunami are waves generated by the tremors and not an earthquake in itself. Although the actual earthquake activity lasted for a few seconds, its effects are devastating provided the magnitude of the quake is more than 5 on the Richter scale. जो कि क्या कर सकती है हमारे सुनामी का जो होगा ना वो 5 तक के अराउंड होगा. तो ये आप पिक्चर देख सकते हो जहां भी ये मरीना ब्रिंच में भी आया है. ये टाइडल्स वेव होती है जिससे क्या हो जाता है बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है. लैंडस्केप के कारण सबसे ज्यादा देखी जाती है. अब आते हैं हम हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकोरेंस. Occurrence: The earthquake is natural hazard. If a tremor of high magnitude takes place, it can cause heavy damage to the life and properties of people. सबसे ज्यादा उनकी क्या करती है लाइफ और प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा डैमेज करती है. However, not all the part of the global necessary experience major shocks. We shall be discussing the distribution of earthquake and volcanic with some details in the next one. In the next chapter, note that the quake of high magnitude, that is 8 plus, are quite rare. They occur they occur once in once in 1-2 layer, where those of teeny types occurs almost every minute. अब देखो इसमें 8 प्लस है ना बहुत ही कम चांसेस में जाता है क्योंकि उसमें तो कुछ बचता ही नहीं है. फिर बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है. ये डैमेज भी बहुत ज्यादा कर जाता है. अब हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ये तो हमने पढ़ा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, उसके डायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं, और अ, इसमें
मतलब कौन सी वेव होती है सेस्मोग्राफ से, कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे हमें शैडो जोन देखने को मिलता है, कौन प्राइमरी वेव होती है, कौन सेकेंडरी वेव होती है, कौन बॉडी वेव होती है, कौन सरफेस वेव होती है। एंड देन हमने देखा कि इन दोनों को मेजर किससे किया जाता है। मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के लिए अलग स्केल है, और इंटेंसिटी के लिए हमारे पास एक अलग स्केल है। और इसके अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं, हमें 12 इफेक्ट देखने को मिले हैं, जिसमें से सिक्स्थ लैंडस्केप पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये वाली चीजें हमने बेसिक देखी। अब हम चलते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर पे, कि मतलब कौन सी लेयर को हम क्या कहेंगे। फर्स्ट होती है इसमें जो ऊपरी ऊपर साइड की होती है, उसे कहते हैं क्रस्ट। द क्रस्ट, it is the outermost solid part of the earth. It is brittle in nature. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. कॉन्टिनेंटल और ओशनिक एरियाज पे क्या करता है, वो वेरी करता है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसमें बता भी दिया कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना, जो मिट्टी का पार्ट होता है, वो हमारा ज्यादा थिक होता है, मतलब ज्यादा उस उसमें मोटाई होती है कंपेयर टू ओशनिक। ओशनिक का थोड़ा पतला होता है। द मीन thickness of oceanic crust is 5 kilometer, where that of the continental is around 30 किलोमीटर। अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि ओशियनिक क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर है ओनली, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। आप क्यों थिकर है उसका रीजन भी बता दिया है इसमें, क्योंकि उसमें मेजर माउंटेन एरिया देखने को मिलता है हमें। It is such as a 17 किलोमीटर thick in the Himalayan region, और हिमालय रीजन पे 70 किलोमीटर थिक भी देखने को मिल सकता है हमें कॉन्टिनेंटल रीजन में। अब सेकंड है हमारे पास द मेंटल। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। अब जो हमारे क्रस्ट के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे मेंटल। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब ये वाला एक्सटेंड करता है हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी में, एम से मेंटल और एम से मोहो डिसकंटिन्यूटी। टू डेप्थ इज 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ होती है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कोल्ड एस्थनोस्फेयर। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम एस्थनोस्फेयर कहेंगे। द वर्ड एस्थनो मीन्स वीक। एस्थनो मीन्स होता है वीक। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। इट इज मेन सोर्स ऑफ मैग्मा that finds its way to surface during volcanic eruption. द इसका मतलब हमें जो भी एस्थनोस्फेयर होता है वो वीक पार्ट होता है, तो जो भी वोल्केनिक eruption होंगे वो हमारे किस में देखने को मिलेंगे, हमें एस्थनोस्फेयर में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मैग्मा हो रहता है। The crust and the uppermost part of the mantle are called lithosphere. अब इसके हमारे जो भी क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल को हम कहेंगे लिथोस्फेयर। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 2000 किलोमीटर। 10 से 2000 किलोमीटर तक रहता है इसका थिकनेस पार्ट। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थनोस्फेयर। इसके जस्ट नीचे का मेंटल होता है उसे हम कहेंगे एस्थनोस्फेयर। इट इज इन सॉलिड स्टेट, जो कि क्या रहता है हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन वो पार्ट क्या रहता है, वीक रहता है। ओके, अब है हमारे पास द कोर। एज इंडिकेट अर्लियर, द अर्थक्वेक वेव velocities the earthquake wave velocities helped in understanding the extents of core of the earth. The core mantle boundary is located at the depth of 2900 किलोमीटर, और वो कितनी थी हमारी,
सेम। यानी कोर और मेंटल के बीच में बताया। ओके, कोर यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी इतना ही रहता है, और कोर और मेंटल के बीच में भी। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। तो जो हमारा आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, और जो इनर कोर होगा वो सॉलिड होगा। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल mostly constituted by nickel and iron. It is sometimes refers to as a knife layer क्योंकि इसमें निकल और फेरस होता है. Volcanoes and volcanic landforms. You may have seen photographs or pictures of volcanoes on a number of occasions. A volcano is a place where gases, ashes, and or molten rocks materials lava escape to the ground. escape मतलब छूट जाता है लावा के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं. ए वोल्केनो इज कॉल्ड एन एक्टिव वोल्केनो if the materials mentioned are being released or have been released out in recent past. या तो अभी भी रिलीज हो रहे हो उसके जो भी मटेरियल्स बाहर निकल रहे हो, या इन पास्ट में हुए हुए, मतलब करंट में पास्ट में हुए हुए हो, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वोल्केनो. द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल. अब क्रस्ट के नीचे जो भी सॉलिड पार्ट होगा उसे हम कहेंगे मेंटल. इट हैज इट हैज हायर डेंसिटी. इसमें क्या रहती है, हायर डेंसिटी रहती है. अब ये देखो, ये वाली लेयर हमारी क्रस्ट हो गई, ये एस्थनोस्फेयर हो गई, ये पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक मेंटल होती है. ये वाली हमारी कोर हो गई. कोर का ऊपर वाला पार्ट होता है लिक्विड, नीचे वाला पार्ट होता है सॉलिड. और जो एस्थनोस्फेयर होता है ना, ये भी सॉलिड शेप में ही होता है हमारा. डेंसिटी क्या होती है, हाई रहती है, दैट ऑफ द क्रस्ट. क्रस्ट के पोर्शन में, कोर में, मेंटल वाले. द मेंटल कंटेन्स ए वीकर चोन कॉल्ड एस्थनोस्फेयर. It is from this the molten rocks materials find their way to the surface. Material in the upper mantle portion is called magma. अब हमारे इस एस्टनोस्फेयर की लेयर में जो भी ऊपर वाले जितने भी मेंटल के पोर्शन में होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल को मैग्मा. Once it started moving towards the crust or it reaches the surface, it is refers to as a lava. उसको क्या कह देंगे हम, लावा. जैसे फटकर वो बाहर आ गया तो उसको क्या कहेंगे, लावा. फटकर लावा बाहर आएगा, वैसे वाला. The material at reaches the ground includes lava flow, pyroclastic debris, volcanic bumps, ashes and dust and gases such as the nitro compounds, sulfur compounds, and minor amounts of chlorines, हाइड्रोजन एंड आर्गन. इतने टाइप्स की हमारी गैसेस कंपाउंड इसमें से निकलते रहते हैं. अब हैं वोल्केनोज के टाइप्स. Volcanoes are classified on the basis of the nature of eruption and the form developed at the surface. यानी उसका इरप्शन कैसे टाइप का है और उसकी फॉर्मेशन बाहर आते ही कैसे टाइप की है, सरफेस पे कैसी फॉर्मेशन वो डेवलप करता है, उस पे हमारे वोल्केनो के टाइप है. मेजर टाइप ऑफ वोल्केनो आर एज फ्लो. फर्स्ट है हमारा सील्ड वोल्केनो. Bearing the basalt flows, the sealed volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth. The Hawaiian volcanoes are the most famous. हवाइन वोल्केनो होते हैं ना, वो मोस्ट फेमस होते हैं किसके लिए, सील्ड वोल्केनो के लिए. ये देखो हमारा ये सील्ड वोल्केनो. एग्जाम्पल, दीज वोल्केनो यानी हवाई लैंड में हमें सील्ड वोल्केनो ज्यादा मिले. दीज वोल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, ए टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन erupted. इसमें से एक लावा होता है जो वो ज्यादा फ्लूइड होता है और वो erupट होने लगता है.
और ये बसाल्ट के बने हुए होते हैं। For this reason, these volcanoes are not steep. Steep का मतलब होता है कि ऐसे कोन जैसे शेप के नहीं बन पाते हैं, वो स्टीप नहीं रह पाते हैं, फैल जाते हैं क्योंकि उसमें फ्लूइड रहता है। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ वेन हाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। वेंट का मतलब जहां से लावा निकल रहा है, जो लावा निकलने का जो भी होल वगैरह रहता है उसे हम वेंट कहते हैं। Otherwise, they are characterized by low explosivity. The upcoming lava moves in the form of a fountain and throw out the cone at the top of vent and develops into cinder cone. अब ये हमारा एक ऐसे टाइप का सिंडर कोन बना लेता है। ये देखो स्टीप नहीं है ना, ऐसे पूरा फैल गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंडर कोन कहेंगे। क्योंकि इसमें जैसे ही पानी चला जाता है तब ये और ज्यादा फ्लूइड हो जाता है और टॉप पे रह नहीं पाता है। देखो इसमें कहा है ना, फाउंटेन एंड थ्रो आउट द कोन एट द टॉप ऑफ वेंट एंड डेवलप इनटू सिंडर कोन। सिंडर कोन के टाइप का ये वेंट बना लेता है। दूसरा है वोल कंपोजिट वोल्केनो। दीज वोल्केनो आर कैरेक्टर्स raised by eruption of cooler and more viscous lavas than basalt. बसाल्ट के मुकाबले क्या होते हैं, विशियस होते हैं यानी चिपचिपे होते हैं। These volcanoes often result in explosive eruption along with lava. Large quantities of pyroclastic material and ashes find their way to ground. The material accumulates in the vicinity of the vent opening leading to formation of the layer और लेयर की फॉर्मेशन करता है। And this mistake the mountains appear as a composite volcano, यानी ये एक स्टीप टाइप की बनाएगा, इसमें लावा निकलेगा बाहर, क्वांटिटी में मटेरियल्स एसेस वगैरह होंगे वो निकलेंगे, और ये भी विशेष मतलब चिपचिपे टाइप का होता है। बस इतना ही है इसके अंदर। और ये आप देख सकते हो कंपोजिट वोल्केनो का पिक्चर। अब है कैल्ड्रा वोल्केनो। These are most explosive of the earth's volcano. They are usually so explosive that when they erupted, they tend to collapse on themselves rather than building any tall structure. ये tall building यानी steep structure नहीं बना पाते हैं, ये खुद पे ही collapse कर जाते हैं। The collapse depression are called caldras। और जो कोलैप्स करने वाला जो भी फॉर्मेशन होता है उसी को ही क्या कहते हैं, कैल्ड्रास। Their explosiveness indicate that the magma chamber supply that the lava is not only huge but is also in close vicinity। बहुत ज्यादा क्या रहता है वो, विसिनिटी में रहता है, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। अब फ्लड बसाल्ट वोल्केनो हम पढ़ेंगे इसमें। These volcano outer pour highly fluid lava that flows for long distance. Some part of the world are covered by the thousands of square kilometer of thick basalt lava flows। यानी हमारे जो बसाल्ट वोल्केनोज होते हैं ना, उसके कारण ही हमारे बहुत ज्यादा स्क्वायर मीटर में ये फैला रहता है, जिससे कि हमारा क्या है, डेक्कन का जो ट्रैप बना हुआ है वो इस इन्हीं से बना हुआ। They can be series of flow with some flow attaining thickness of more than 50 meter. Individual flow may extend for hundred of kilometer, 100 किलोमीटर में भी फैले रहते हैं। द डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रन प्लेट्यू आर ए मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। मतलब जो हमारा डेक्कन का ट्रैप है वो इसी से बना। इट इज बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप formation covered a much larger area than the present mid-ocean ridge volcanoes. These volcanoes occurs in the ocean areas.
There is a system of mid-ocean ridges more than 70,000 kilometers long that stretches through all the ocean basin. The central portion of this ridge experiences frequent eruptions. We shall be discussing this in detail in the next chapter. जो मिड ओशन रिज होती है ना वो बहुत लंबी लंबी हो जाती है जिसमें लावा वगैरह भर जाता है। अब है वोल्केनिक लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं इनके बाद। पहला है इंट्रस्टिव फॉर्म। The lava that is released during volcanic eruption on the cooling develops into igneous rocks. Igneous rock में क्या हो जाता है वो चेंज हो जाता है हमारा कौन सा लावा जो वोल्केन में आया था। The cooling may take place either on reaching the surface or also while the lava is still in a crystal portion. Depending on the location of cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks. Cooling at the surface. हम क्या कर सकते हैं इसको क्लासिफाइड भी कर सकते हैं कूलिंग एंड प्लूटोनिक रॉक्स कूलिंग इन द क्रस्ट में कूलिंग होता है तो उसे हम कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। यानी रॉक्स के बारे में बता रहा है कि रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे जैसे ये कूल कर जाते हैं तो द लावा दैट्स कूल विद इन द crustal portion assume different form. These forms are called interactive forms. Some of forms are given in figure 3.4. ये जैसे दिए गए हैं ना इसमें तो जैसे ही जो हमारा ये वोल्केन आया था ना वोल्केन वोल्केनो तो उसमें जैसे कि लावा प्लेट्यू हो गया सिंडर कौन हो गया लावा मेसा हो गया कंपोजिट वोल्केनो बन गया लावा फ्लो बन गया वोल्केनिक नेक बन गई कैल्ड्रा विद सिंडर कोन ऑन द फ्लोर बन गया तो ऐसे क्या बन जाते हैं हमारे फॉर्मेशन बन जाते हैं जैसे ही वो कूलिंग करने लगते हैं। अब है कि हमारे अर्थ के अंदर भी तो ऐसा फॉर्मेशन होगा जैसे बाहर आ गए तब तो क्या है कि लावा वगैरह में लेकिन ये अर्थ में कैसे रहते हैं तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर ये कैसी फॉर्मेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट है इसकी बैथोलिट्स ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल that cools in the deeper depth of the crust develop in the form of large domes। अब देखो हमारे क्रस्ट वाली यानी ऊपर वाली लेयर में ही आते हैं उसी में ही अगर डोम शेप का बिल्कुल कूल हुआ हुआ कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसे हम बैथोलिट कहेंगे यानी वो बैठ चुका है वहां पे कुछ भी मूवमेंट नहीं करा। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द denusional process remove the overlaying materials। अगर वो बाहर आएंगे तो किसी प्रोसेस के थ्रू हमें लेके आना पड़ेगा। they cover large area and at time assumed depth they may be several kilometer। these are granite bodies। batholiths are cooled portion of magma chambers। तो ये कूल पोर्शन होता है। अब है लैकोलिथ्स। लैकोलिथ का मतलब लीक हो गया। लीक कौन होता है पाइप वगैरह जैसे लीक हो जाते हैं ना वैसे टाइप का तो इसमें पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। दीज आर लार्ज डोम शेप्ड ये भी डोम शेप्ड का ही होता है इन ट्रेस्टिव bodies with a level base and connected by a pipe-like conduit from below. It resembles the surface volcanic dome of composite volcano। ये कैसा दिखता है हमें composite volcano जैसा दिखने लगता है इसकी shape। Only these are located at deeper depth. It can be regarded as the localized source of lava that finds its way to surface. The Karnataka Plateau is supported with the dominal hills of granite rocks. Most of these now exfoliated are example of laccoliths और batholith। जो कर्नाटका का प्लेट्यू उसके हमारे ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब है इसमें लेपोलिथ और फेकोलिथ एंड सील्स। लेपोलिथ का मतलब लेप मतलब गोद जैसा तो ये कॉनकेव
शेप जैसा होगा। As and when the lava moves upwards, a portion of the same many tends to move in a horizontal direction whenever it finds a weak plane. It may get listed in different form. In in case it develops into a saucer shape, concave to the sky body, it is called लैपोलिथ। यानी एक शोशर शेप का, कॉनकेव शेप का, एक स्काई बॉडी टाइप शेप का जो भी रहेगा उसे हम लैपोलिथ कहेंगे। ए वे मास ऑफ इंटरेक्टिव rocks at time it's found the base of syncline or at the top of anticline is flooded igneous countries. Such way materials have a def- definite conduct to the source beneath in the form of magma chambers, subsequently develop as a batholiths. These are called फेकोलिथ्स। यानी बैथोलिथ के टाइप्स से ही डेवलप होंगे, लेकिन उन्हें हम सनक्लाइन और एंटीक्लाइन कहेंगे। यानी नीचे के पार्ट में होगा तो उसे हम सनक्लाइन और ऊपर वाले पार्ट में होगा तो एंटीक्लाइन। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द intrusive igneous rock are called sill और sheet। जो भी रहेंगी हॉरिजॉन्टल शेप में, जैसे कि ऐसे वाली, तो उसे हम कहेंगे सिल और शेप। डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, द थिनर वंस कॉल्ड शीट एंड द थिक पार्ट को कहेंगे हम सिल। लास्ट फॉर्म है हमारा डाइक्स। When the lava makes its way through cracks and the fissures develop in the tents, it solidifies almost perpendicular to the ground. ग्राउंड के क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। इट गेट्स कूल्ड इन द सेम पोजिशन टू डेवलप ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर। वॉल लाइक बिल्कुल सीधा खड़ा होगा हमारा। Such structure are called dike. These are the most commonly found instructive form in the western Maharashtrian area. अब डाइक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के एरिया में मिलेगा ये आपको ऐसी फॉर्म के। These are considered the feeders for the eruption that leads to development of the Deccan traps। और जो डेक्कन ट्रैप्स हुआ है वो हमारे इसी टाइप्स के लैंडफॉर्म से हुआ है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके आप क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।